आज जयंत चौधरी जी ने एक ट्वीट किया है, पुलिसिंग टुवार्ड्स ऑरवेल 1984। वो कह रहे हैं कि दरअसल मेरठ की पुलिस ने अभी एक व्यवस्था की, ये कहा कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी गई तो पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, एफआईआर दर्ज होगी। इससे संबंधित खबर भी जैन जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर की है और फिर ये कमेंट किया है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, जो साहब ने जो ट्वीट किया है वो गलत नहीं है, सही है। देखो, धार्मिक भावनाओं का आदर हम लोगों को करना चाहिए और सरकार की भी ये जिम्मेदारी होती है कि सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करें। वो त्यौहार किसी का भी हो, हिंदू पक्ष का हो या मुस्लिम पक्ष का हो। अभी होली थी और ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन उस दिन होली वाले दिन हो रहा था कि जिस दिन दुल्हन थी उसी दिन जुम्मे की नमाज भी होनी थी, लेकिन दोनों पक्षों ने एक सौहार्द का परिचय दिया और कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। और समाज के उसे बुद्धिजीवर सामने आए। मुस्लिम समाज ने कहा भाई आप 2 बजे के बाद कर लेना, क्योंकि लगभग 1 बजे तक दुल्हन ख़त्म हो जाती है, होली ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही मान अभी ये नमाज का है, इसमें भी प्रशासन को मेरे हिसाब से प्रशासन को इसको ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना चाहिए। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से 10 मिनट का काम है मात्र, कोई 10 घंटे का काम नहीं है, 10 मिनट का काम है, नमाज कराएं अपना। पुलिस पर इस तरह के सवाल केवल चौधरी जयंत सिंह जी ने नहीं उठाए, कल शामली में डॉक्टर संजीव बालियान भी उठा रहे थे, लोनी में नंदकिशोर गुर्जर भी उठा रहे थे और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी आवाजें हो रही हैं। आप कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, तो क्या ये सब चर्चा होती है? देखो, चौधरी साहब ने कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाई है। एक दूसरे की, देखो हमें सबकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में वो ट्वीट किया है और जो विषय मान लो नंदकिशोर जी का है वो विषय अलग हो सकता है, उसका ज़्यादा मुझे पता नहीं वहाँ विषय क्या है। संजीव जी ने भी वहाँ कुछ धरना चल रहा था, उसमें गए हैं, वो किस परिप्रेक्ष्य में गए हैं उसकी वजह। लेकिन हम लोग देखो, हम लोग जिम्मेदारी के पता है सरकार में। मेरा ये मानना है सरकार के लोगों को अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। हम लोग भी अगर मान लो सड़कों पर आकर ये कहेंगे कि सरकार ये कर रही हो, तो उसका मैसेज संदेश अच्छा नहीं जाता। अब हमारी अपनी सरकार है, लोगों की सरकार है, सभी समाज के लोगों ने वोट सपोर्ट दिया तभी तो दूसरी बार बनी है। तो हमें अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रख के उसका समाधान उचित तभी हो सकता है, नहीं तो उसमें कई बार क्या होता है, जब सरकार के लोग कहीं बीच में जाकर इस तरह की बात करेंगे तो उसमें कई बार जो है ना उसका नेगेटिव इम्प्रेशन जो है जाता है। आप बहुत लोकप्रिय विधायक हैं और आपने यहाँ मंच से कहा कि जयंत चौधरी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। बसपा में भी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बातें उनकी पार्टी करती थी। आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? अभी बहुत कम संख्या है विधायकों की, बहुत कम संख्या है सांसदों की। क्या मान के चलें कि 27 में आपकी पार्टी का वजन बढ़ने जा रहा है, हिस्सेदारी बढ़ने जा रही है? हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 100% बढ़ेगा। देखो हम लोग समाज, देखो एक बात सुनो, ये हमारा राजनीतिक दल है, ठीक है, जो किसानों से, युवाओं से, वंचितों, दलितों, पिछड़ों से जुड़ा हुआ है और जुड़ाव रखते हैं। और हम लोग जो है इन सब वर्गों में जा रहे हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है, हर कार्यकर्ता की मंशा होती है कि हमारा नेता उच्च पद पर बैठे। किसकी मंशा नहीं होती? यदि हम ख्वाब ऊंचा देख रहे हैं तो फिर काम कैसे करेंगे? चड्डा साहब, धन्यवाद मंत्री जी, आपने समय दिया। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सुर्खियों में है और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल विपक्ष तो लंबे समय से उठाता ही रहा है, लेकिन खास बात यह है कि पिछले कुछ समय से सत्ता पक्ष के नेता उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को एनकाउंटर पुलिस, ठोको पुलिस कहते हैं। हाल ही में ताज़ा घटनाक्रम में हमने देखा कि लोनी के जो एमएलए हैं नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने भ्रष्टाचार, अनियमितता, चरस का काम कराने के आरोप, बदमाशों को शेल्टर देने के आरोप, सामान्य लोगों के उत्पीड़न के आरोप पुलिस के ऊपर लगाए हैं। उन्होंने काउंटर लगाया जब सब्जी की ठेली वालों को, सब्जी के ठिए वालों को पुलिस ने हटाया सड़क से, तो वो खुद सब्जी बेचने बैठ गए। और नौबत यहाँ तक आ गई कि एक कलश यात्रा वो निकाल रहे थे तो उनका कुर्ता फट गया और वो फटे कुर्ते के साथ घूम रहे हैं कई दिनों से। उसके बाद वो बेहोश भी हो गई। ये घटनाक्रम है। कल ही मुजफ्फरनगर के 2 बार एमपी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने
शामली में उत्तर प्रदेश पुलिस पर बड़े सवाल खड़े किए। और ये टकराव, संजीव बालियान का और उत्तर प्रदेश की पुलिस का टकराव, ये लंबे समय से चला आ रहा है। कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। न सिर्फ वेस्टर्न यूपी के इक्का दुक्का नेता, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी लगातार इस तरह के सवाल पुलिस पर उठाए जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट राजकुमार जी हैं। राजकुमार सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। शुक्रिया रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज एक ताज़ा सुबह एक ट्वीट किया जयंत चौधरी ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं। उत्तर प्रदेश के नेता तो ये सवाल बार बार उठाते रहे, विधायक, सांसद, लेकिन केंद्र सरकार में एक मंत्री हैं, उन्होंने संकेतों में एक ट्वीट किया है। एक खबर, ऑर्गेनाइजर की खबर को उन्होंने शेयर किया है, जिसमें मेरठ की पुलिस ने ये कहा है कि नमाज पढ़ते वक्त अगर कोई लोग सड़क पर दिखाई दिए, सड़क पर नमाज पढ़ी, तो उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, उनके खिलाफ FIR होगी। ये खबर कई दिन से सुर्खियों में है और ऑर्गेनाइजर ने भी इसको पब्लिश किया अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद उस न्यूज़ को शेयर करते हुए जयंत चौधरी ने ट्वीट किया और उस पर ऊपर लिखा एक सेंटेंस उन्होंने कि जॉर्ज ऑरवेल 1984 की तरफ, यानी वो कंपेयर कर रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल के उस उपन्यास में, उस बुनी गई उस कहानी से, जिसमें सत्ता का चरित्र तानाशाह का होता है और लोकतांत्रिक मूल्य मान्यताएं हाशिए पे होती हैं और लोगों के मौलिक अधिकार जो है वो स्टेट की पुलिस छीन लेती है, दमन करती है, उत्पीड़न करती है, कुचलती है। तो क्या ये हालात आ गए हैं कि अब सत्ता के मंत्री इस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो क्या है। धन्यवाद रविंद्र भाई। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आज़ादी का अधिकार भारत के संविधान में दिया गया है। ये परिवर्तन अब कुछ दिनों से देखने में आया है कि धार्मिक आयोजन ऐसी एक विशेष वर्ग का होगा तो उसे ना अनुमति दी जाएगी और उसके साथ इस तरह की वार्ताएं की जाएगी, सड़कों पर दिखेंगे तो रिपोर्ट दर्ज होगी। नहीं, धार्मिक आयोजन यहाँ पे कांवड़ यात्रा, वेस्टर्न यूपी की बहुत बड़ी यात्रा निकलती है, जिसमें पूरे 10-12 दिन पूरा ट्रैफिक पैरालाइज होता है, कचहरी बंद होती है, स्कूल बंद होता है और सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, सभी धर्मों को लोग उसमें शामिल होते हैं। आए दिन धार्मिक यात्राएं पूरे मेरठ में रोज़ निकलती हैं, कई कई घंटे सड़क जाम रहती है, लोग धर्म के कारण चलते हैं, साइड से निकल के सब निकल जाते हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा कि जैसे ही एक विशेष वर्ग, स्पेसिफिक कर दूं यहाँ पे, कि मुस्लिम को आइडेंटिफाई किया जाता है और शायद आज की सत्ता का ये चरित्र है कि उसके लिए ये बहुत मुफीद और फ़ायदे की चीज़ है कि वो मुस्लिम पे इस तरह का हमला करते हैं। मेरा मानना यह है कि इस सांप्रदायिकरण का बढ़ावा उत्तर प्रदेश के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही खतरनाक दिशा की ओर जा रहा है। धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी धार्मिक हूँ, मैं अपने धर्म को बहुत प्यार करता हूँ। उस धर्म में जितनी मान्यताएं मेरे लिए हैं उन सबको मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे किसी दूसरे के धर्म से कोई नफ़रत नहीं। मुझे यदि मंदिर की घंटी अच्छी लगती है तो मुझे अजान भी पसंद है। मुझे यदि जुमे की नमाज जो मात्र 5 मिनट के लिए होती है या 10 मिनट के लिए होती है, उस समय में यदि मुस्लिम भाइयों के पास स्पेस नहीं है मस्जिद में बैठने का और वो लोग सड़क पे भी आते हैं, इससे पहले आज़ाद हिंदुस्तान में हमेशा ये काम होता रहा है। लेकिन इस सत्ता का चरित्र है कि वो इस वर्ग विशेष को चिन्हित करती है, बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करती है और पुलिस का चरित्र भी आज की जो हम सारी कार्यशैली देख रहे हैं वो स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ना कि जनता के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता के लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम नहीं कर रही है। तो मेरा मानना है कि ये सांप्रदायिक सद्भाव इसमें हमें दिखाना चाहिए और इस तरह के बयान या इस तरह के आदेश यदि पुलिस ने किए तो उन्हें वापस करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई गुंजाइश बची है कि सरकार ऐसा करेगी जैसा आप कह रहे हैं? तो इस सरकार से तो थोड़ी कम उम्मीद है, लेकिन अच्छाई के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए। और 65% जनाधार आज भी इस मत के विरुद्ध है भारत में, क्योंकि इनके पास 35% वोट है लेकिन 65% वोट तो इन्हें लाइक नहीं करता है। तो बहुमत आज भी उस तरफ है। लेकिन है क्या कि विपक्ष और दूसरी जनता
जो ये गुंडागर्दी होती है, तोड़ फोड़ करती है एक भीड़, उसका काउंटर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं राजनेताओं को भी दोषी मानता हूँ कि कल इसी तरह की घटना हुई है, पुलिस की मौजूदगी में सांसद के घर को तोड़ फोड़ कर दिया गया। इससे पहले जो वो हैं हमारे स्टैंडिंग कॉमेडियन हैं, उनके घर को तोड़ फोड़ कर दिया गया। तो ये प्रवृत्तियाँ इंस्पेक्टर जो बुलंदशहर में थे उसको भी उस भीड़ ने मार दिया था, कई मुस्लिमों को किसी आधार पर मार दिया था। तो ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अपना देश तो धर्मनिरपेक्षता से दूसरों के धर्मों के इज्जत करने से आगे बढ़ेगा, और संभावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन मेरा मानना मेरे देश की जनता सांप्रदायिक नहीं है। वो आज भी प्यार करती है, दूसरों के मजहब को भी पसंद करती है और अपने धर्म को भी प्यार करती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये माहौल बदलेगा। क्या आपको लगता है कि निजी तौर पे, चूंकि व्यक्ति का जो मत होता है वो स्वतंत्रता के प्रति, न्याय के प्रति और एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव के प्रति नेचुरली होता है, वैसा सोचते हैं, जन्मजात आदमी किसी का दुश्मन नहीं होता है, तो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस की जो पार्टीज हैं उनके भीतर जो नेता हैं वो भी इस पुलिस की जो कार्यशैली है इससे असहज महसूस कर रहे हैं। लगातार उनके नेता ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि पुलिस करप्शन कर रही है, उत्पीड़न कर रही है लोगों का, और हाल के घटनाक्रम मैंने आपको गिनाए कई सारे। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो इस आक्रामक राजनीति के सहारे जीत कर नहीं आए। उनकी जीत में बहुत बड़ी भूमिका उनके सेकुलर चरित्र की है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे नीतीश कुमार हों और चाहे जयंत चौधरी हों। उनके दोनों सांसद जो जीत का हैं उनमें बहुत बड़ी भागीदारी रहती है सभी लोगों की, सभी धर्म की, सभी जातियों की। उनके जो विधायक जीत का हैं जयंत चौधरी जी के, वो सभी नी मतों से जीत का हैं। तो उनके पास उनका वर्गीय चरित्र इतना सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन सत्ता के साथ क्योंकि आज उनके संबंध हैं बंधे हुए हैं, लेकिन आज वो विरोध कर रहे हैं और विरोध बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना। नीतीश जी भी अनकंफर्टेबल हैं और चंद्रबाबू नायडू भी अनकंफर्टेबल हैं। वक्फ बिल पेश होने की पूरी तैयारी के बाद अचानक वापस लिया गया, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें। तो जो सेकुलर चरित्र है मेरे देश का वो काम करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बेचैनी महसूस कर रहे हैं भीतर, और अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। हाँ, अभी नितिन गडकरी जी का मैंने देखा है, तो उन्होंने भी इसी और इशारा किया है कि देश में, उनसे पूछा गया स्पेसिफिक, मैंने वो इंटरव्यू खुद सुना है, कि आप राहुल गांधी को कैसे देखते हैं, विपक्ष के नेता हैं। आज की सत्ता तो विपक्ष का मतलब है दुश्मन, कि मेरा दुश्मन है, और वो किसी भी हद तक जाते हैं उस दुश्मनी को निभाने के लिए। लेकिन गडकरी जी का बयान सुन के मुझे अच्छा लगा, वो एक मैच्योर लीडर उन्होंने कहा राहुल गांधी को, और सत्ता में होना भी चाहिए। आज आप सत्ता में, कल दूसरे रहेंगे। तो मेरा मानना है कि बीजेपी के अंदर भी नितिन गडकरी एक बहुत बड़ा फेस हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और विशेष बात उनकी क्या है कि उनकी कई टिप्पणियां सत्ता को असहज जरूर करती हैं, लेकिन सत्ता के पास भी उनके द्वारा किए गए काम ही केवल आज हैं जिन सड़कों के आधार पर पार्टी वोट मांगती है। वो नेटवर्क, वो परिवहन मंत्री और वो सड़कों का जाल पूरे देश में सब जगह दिखाई देता है। लेकिन ईदी भी भिजवा रही है भारतीय जनता पार्टी, ईद पर मुसलमानों के घर। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये किस तरह का कंट्राडिक्शन हमें दिखाई देता है? इसके क्या मायने हैं कि एक तरफ ईदी भिजवा रहे हैं, दूसरी तरफ टारगेट किया जा रहा है? असल में इस आज की सत्ता का जो चरित्र है वो स्थिरता नहीं है, उसके कई फेस होते हैं। ये अपना विरोध भी स्वयं करते हैं, जो विपक्ष को काम करना उसे खुद कर लेते हैं ताकि दूसरे को स्पेस ना बचे। इसके कई दबाव हैं, अरब कंट्रीज हैं, अमेरिका का बदली हुई सत्ता है, इंटरनेशनल दबाव हैं। आप बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि जहाँ पे आपकी इस राजनीति के बल पर आप इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते। तो वो सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव जब इन पर काम करते हैं तो चेहरा बचाने के लिए एक दो काम इस तरह का भी करते हैं, जो अभी हमने सुना है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से ईडी जाएगी और पार्लियामेंट के इलेक्शन में इन्हीं मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट करके प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी एक घटना हुई मेरठ में, जिसमें एक महिला ने, उसके ऊपर ये एलिगेशन है कि उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने पति की हत्या कर दी। इस तरह का आरोप उसके ऊपर है, वो जेल गई है। हम उसकी खबरें देख रहे थे, तो जब ये खबर चलनी शुरू हुई पहली बार, तो चूंकि इसमें इस तरह की घटनाओं में आमतौर पे जब कोई मुस्लिम एंगल इंक्लूड होता है तो उसको
अलग तरह से ट्रेंड किया जाता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसकी कवरेज अलग तरह से करता है। चूँकि इसमें इस तरह का कोई एंगल नहीं था, एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते थे सारे लोग जितने भी उसमें पक्ष हैं। नीचे जब उसके कमेंट्स मैंने देखा कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है द लल्लन टॉप, उसने जब ये खबर शेयर की तो उसने बाद में उनके सरनेम जो है वो हटा दिए, और हटाने के बाद फिर नीचे चूँकि उसमें कई नाम ऐसे हैं जैसे साहिल है, तो वो दोनों कम्युनिटीज़ में होता है आमतौर पे, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है जब तक सरनेम नहीं लिखे आप कि वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो जब उन्होंने ये किया तो नीचे मैं उनका कमेंट सेक्शन देख रहा था, 500 से ज़्यादा कमेंट्स थे और मोस्टली मुस्लिम्स थे, और जिस तरह की ट्रोलिंग मुस्लिम एंगल होने पे उसमें दिखाई देती है तो उसकी प्रतिक्रिया ठीक उसी तरह से उसमें दिखाई दे रही थी। तो क्या अब हमारी सोसाइटी डिवीज़न के इस लेवल पे चली गई है कि ये रिएक्शन हमारी सोसाइटी के पूरे सोशल फैब्रिक को तबाह कर देगा और अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी का जो अमन चैन है वो बर्बाद हो जाएगा, या कुछ सुखद संकेत भी आप इसमें देखते हैं? असल बात यह है कि जब असली मुद्दे समाज के बीच से गायब होते हैं तो फिर उनके जो सामने फेक नैरेटिव तैयार होता है और वो फेक नैरेटिव की चपेट में इस तरह के लोग आते हैं। पूरा जो हमारा मीडिया है, पूरा मीडिया आप देखिए कि ये कभी, क्योंकि मैं भी 62-63 साल मेरी उम्र है और राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरे परिवार की रही है, और मैं हमेशा समाचार और समाचार पत्र पढ़ने का, समाचार सुनने का, बाद में टीवी आया तो समाचार देखने का शौकीन रहा, लेकिन इस तरह की न्यूज़ मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी जो पिछले 10-11 साल से मैं देखता हूँ। अखबार पढ़ने में मुझे 2.5 घंटे लगते थे, आज मुझे 2.5 मिनट लगता है, क्योंकि मेरे मतलब की कोई चीज़ आप उसमें देखते नहीं। आपके सारे एंगल मतलब कहीं ना कहीं पूरा अखबार, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पूरा अखबार किसी एक दिशा में ज़बरदस्ती जनता को ले जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं रविंदर जी, ये उसी मीडिया की देन है। मीडिया परसेप्शन तैयार करता है सोसाइटी के अंदर। मैं घर जाऊंगा, टीवी खोलूंगा, यदि वहाँ पे जो इश्यूज़ पर डिस्कशन हो रहा वो मेरे दिमाग में भी जाएंगे। अब जब पूरे दिन मैं सांप्रदायिक एजेंडा टीवी पर देखता हूँ, अखबार जब खोलता हूँ उसमें पूरा सांप्रदायिक एंगल पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया पे जाता हूँ, जब किसी मुस्लिम का नाम आ जाए उसके नीचे में गंदी गंदी गालियाँ देता हूँ, तो ये पूरा वर्ग एक तैयार किया जा रहा है और जो आज की सत्ता के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए सत्ता इनके पीछे खड़ी है और मीडिया उस काम को कर रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ झूठ और नफ़रत बहुत दूर तक नहीं जाएगी और ये सब चीज़ें बदलेंगी जिस दिन लोग अपने असली मुद्दों से जुड़ेंगे। बेरोज़गारी पर जिस दिन 8 दिन डिबेट होगी उस दिन परिवर्तन आएगा। महंगाई पर जिस दिन डिबेट होगी परिवर्तन आएगा। आज एजुकेशन के बारे में मैं कह सकता हूँ, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ कि 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति जुलाई में कंगाल होता है यदि उसके 2 बच्चों का एडमिशन होता है। कोई डिस्कशन करने को तैयार नहीं है। पूरे मेरठ के प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं, गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जिस देश में 1 अरब आदमी गरीब हो, उनका एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया। इस पर जिस दिन चर्चा होगी उस दिन सांप्रदायिकता अपने आप यहाँ से जाएगी। बहुत बड़े बड़े मुद्दे ढके हुए हैं लेकिन वो सच्चाई है और एक न एक दिन सामने आएंगे। समाज भी बदलेगा, देश भी बदलेगा, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सर, और फिर हम कभी समय लेंगे। आप कोई कंक्लूडिंग कमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं। बस मैं इतनी उम्मीद करूँगा कि मेरे देश में आज भी धर्म के नाम पे कोई डिवीज़न ना हो, लोग एक दूसरे के धर्म का आदर करें और जो त्यौहार एक साथ आते हैं 2 धर्मों के, दोनों एक दूसरे से गले मिलकर उसे मनाएं और प्यार पनपे और नफ़रत इस देश से मिटे। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपने एडवोकेट राजकुमार गुर्जर को सुना, जो एक प्रगतिशील सोच के साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं और वेस्टर्न यूपी के बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं। आप कहां तक सहमत हैं और आपकी क्या असहमतियां हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशंस मिलते रह सकें। धन्यवाद, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के मेरठ के अध्यक्ष एडवोकेट अब्दुल जब्बार खान साहब हैं। सर, इस वक्त एक घटनाक्रम चल रहा है कि लगातार पुलिस को लेकर के, पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल विपक्ष के नेता ही नहीं, सत्ता पक्ष के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर। और हाल में मेरठ में
एक आदेश जारी हुआ कि साहब नमाज के दिन जो है अगर सड़क पे नमाज पढ़ी तो लोगों के ईद के दिन अगर नमाज पढ़ी तो अगर ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ी तो लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, FIR दर्ज होगी। किस तरह से देख रहे हैं आप इस आदेश को? देखिए, जो हालात हैं, न केवल मेरठ की बात कर रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश के हों चाहे पूरे मुल्क के हालात हों, इस समय बहुत ख़राब हालात चल रहे हैं। मैं आपको एक इंस्टांस बताता हूं। मैं हापुड़ रोड पे रहता हूं। मैं वहीं थोड़ा सा आगे हमारे एक पुलिस चौकी है जो जाकिर कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, थाना लोहिया नगर की है। अभी वो नई चौकी बनी है, उधर टोटल मुस्लिम इलाका है। वहाँ एक अभी दरोगा जी जो वहाँ पे थे, शैलेंद्र प्रताप, उनको चौकी इंचार्ज बनाया गया। उस चौकी का उद्घाटन हुआ। जब चौकी का सुबह में उद्घाटन हुआ तो वहाँ सारे पुलिस अधिकारी मौजूद थे। तो बाकायदा जो एक तरीका होता है कि हवन होता है, नारियल तोड़ा जाता है और उस पर जो भी है वो सब होने के बाद वहाँ पे बाकायदा उद्घाटन हुआ और उसमें बैठा दिया गया, इंचार्ज बना दिया गया। लेकिन वहाँ शाम के टाइम में अब या तो उन दरोगा जी की भलमनसाहत समझिए या कुछ लोग वहाँ पे मुसलमान इकट्ठे होकर के आए कि साहब वो रोज़ा अफ्तार लीजिए हमारे साथ। वो अपने फ्रूट्स वगैरह ले करके सब चौकी में आ गए और सबके साथ बैठ कर रोज़ा अफ्तार लिया गया। ये बात वहाँ से वीडियो वायरल हो गई तो उसके बाद पता लगा कि उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। तकलीफ़ की बात है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि आप मेरे मज़हब की और मैं आपके मज़हब की इज़्ज़त करूं। एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा जो है यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पूरे मुल्क के हालात ये हैं कि यहाँ तो हर मज़हब का आदमी रहता है, कोई एक मज़हब का आदमी नहीं रहता है। अब जब भी चूँकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए हुए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, उनको भी फॉलो करना सबके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जो राइट्स अब तक दिए हुए हैं उनके तहत कोई आदमी अगर काम नहीं करेगा तो फिर वायलेशन हो जाएगा। जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलर स्टेट की बात होती है, उसका मतलब ये नहीं है कि सेकुलर स्टेट का मतलब ये है कि कोई आदमी पूजा पाठ नहीं कर सकता है या नमाज नहीं पढ़ सकता, बल्कि ये है कि ये स्टेट के लिए होता है स्टेट हैविंग नो रिलीजन मीन्स सेकुलर स्टेट। तो जो भी चाहे प्रधानमंत्री हों और चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे अदर मंत्री हों या प्रशासनिक अधिकारी हों या पुलिस अधिकारी हों, उनका काम सबका ये है कि वो संविधान के अनुसार हर काम होना चाहिए। उसमें डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, क्रीड, जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण पे नहीं होना चाहिए। अगर मुसलमान ईद के दिन एक 15-20 मिनट के लिए सड़क रोक करके, चूँकि ज़्यादा लोग हो जाते हैं, आबादी बहुत बढ़ गई है, जगह नहीं बढ़ती है, कोई रबड़ नहीं है जगह। एक जगह छोटी मस्जिद है या ईदगाह है, पहले लोग वहाँ 10,000 जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, उसमें अंदर आ जाते थे। लेकिन अब आबादी बढ़ के 50,000 हो गई है, तो वो भी नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हो जाती थी। और सब लोग कैंप लगाया करते थे, बाकायदा सारे राजनीतिक दल ईदगाह पे कैंप लगाते थे और आधे घंटे के लिए सड़क रोक दी जाती थी। उसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी सहायता करता था। लेकिन अब एक हालात ऐसे हैं कि वो नहीं है। लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए। अब मैं कहना नहीं चाहिए, अभी कांवड़ का वक्त जब आता है तो 15 दिन के लिए लाइफ पैरालाइज्ड हो जाती है, बिल्कुल लोग घरों में कैद हो जाते हैं। तो ये भारतीय संविधान जो कहता है उस पर अमल होना चाहिए। आपने कहा कि सब पर लागू हो, तो क्या आपको लगता है कि अभी जो पुलिस है वो जाति और धर्म के आधार पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है? हालात लगते ऐसा हैं कि पक्षपातपूर्ण अब पता नहीं खुद कर रही है या उनको कहीं से डायरेक्शंस हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, विशेष समुदाय को थोड़ा सा सप्रेस किया जाए। भाई अभी होली का त्यौहार था, क्या सारी सड़कों पे होली नहीं खेली गई? क्या आवागमन बंद नहीं हुआ? हम लोग रोज़ाना हमें मिलकर के एक दूसरे के साथ में सारे त्योहारों को मनाना चाहिए। मुसलमान को होली मनानी चाहिए, दिवाली मनानी चाहिए। ऐसे ही हमारे हिंदू भाइयों को, हमवतनी भाइयों को भी ईद और बकरीद का त्यौहार मनाना चाहिए।
एक दूसरे के साथ नहीं मिल करके तो काम कैसे चलेगा। आप किसी भी फैक्ट्री को उठा कर देख लीजिए, वो फैक्ट्री का ऊपर लिखा हुआ है अग्रवाल फैक्ट्री, लेकिन अंदर तो करीमुद्दीन ही ठोक रहा है उसमें सब कुछ। इसी से काम चलेगा। एक दूसरे का खर्च, दूसरे की आमद नहीं होती है। तो ये तो हिंदुस्तान है भाई, यहाँ तो सबको एक साथ मिलजुल के ही रहना है। और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ज़रूरी ये है कि प्रशासन को कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें डिस्क्रिमिनेशन शो होता हो। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट आल्सो अपीयर्स टू हैव बीन डन। ये फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपने सुना एडवोकेट अब्दुल जब्बार खान साहब को, जो ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के मेरठ के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि पुलिस और प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए, सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए, जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।